नमस्कार। पिछली बार हम लोग रुके थे और बात कर रहे थे हम लोग सुनामी हाइट और रन ऑफ की, और रन अप भी कहते हैं जिसको। तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि इसको जो मेज़र करते हैं वो हम लोग जब भी फ़ील्ड में जाते हैं, जब सुनामी आने के बाद की बात है, तो उसमें आपका सी लेवल है उसको लेते हैं कितना है आपका, और सी लेवल एट द टाइम ऑफ मेज़रमेंट उसको भी देखते हैं करके। तो नॉर्मल सी लेवल आपका ये है, क्योंकि टाइडल वेव्स जो हैं वो आपका वो जो सी लेवल है उसको थोड़ा-सा ऊपर करती है करके। तो उस समय की क्या हाइट रही होगी उसको भी देखा जाता है। ये और ये अमूमन जो है ये टाइडल चार्ट से मिल जाता है हमको। तो इसको भी लिया जाता है हम लोग करके। तो आपका जो सी लेवल एट टाइम ऑफ सुनामी है जो वो, और जो सी लेवल एट मेज़रमेंट जो है वो आपका मान लो कि ए हो गया, और ये आपकी हाइट जो है ये मेज़र हो रही है जो मैक्सिमम हाइट जो सुनामी की हुई थी। और ये कैसे देखा जाता है, ज़्यादातर जो है ये जो वहाँ के पौधे हैं, पेड़ हैं, उसको ये आपका इरोड करती है उस पोर्शन को। और कुछ समय तक पानी जो है वो इनंडेटेड रहता है, तो एक तरह का वाटर मार्क आपका मिलता है हमको। तो इसको भी देखा जाता है, और कितनी दूर तक डेब्रीज जो हैं, प्लांट डेब्रीज हैं आप ले लीजिए, तो वो खींच के कहाँ तक आपकी डिपॉज़िट हुई है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है, तो वो आपकी हाइट निकल आती है, ये ए। और बी जो हाइट है वो सी लेवल एट मेज़रमेंट जब हमने मेज़र किया वो, और सी लेवल एट सुनामी क्या है करके। तो उसका डिफ़रेंस लेके इसका आपका सुनामी हाइट को हम लोग लेते हैं, कंसिडर करते हैं करके। सो बेसिकली जो मैंने कहा कि सी लेवल और सी लेवल एट मेज़रमेंट जो है वो आपका टाइडल डिफ़रेंस आ जाता है आपका करके। सो ये मेजरमेंट्स भी करना ज़रूरी है ताकि हमको अंदाज़ा लग सके कि ये वाली सुनामी में क्या, कहाँ तक इनंडेशन हुआ और उसकी हाइट क्या रही करके। ये एक दृश्य है आपका इंडोनेशिया का, जो कि 2004 का ही है। ये बिफोर है और ये आफ्टर है आपका। ए और बी जो है ये दिखा रहा है कि आपका ये क्या हश्र हुआ था वहाँ पे सुनामी का। सो सुनामी रन अप की जो बात है, और जो पहले हमने कहा कि अगर आपका फ्लैट एरिया है जो करके कोस्टल रीजन बिल्कुल फ्लैट है, वो कॉन्फ़िगरेशन को अफ़ेक्ट करता है हाइट की में इज़ाफ़ा करने के लिए। और दूसरा जो है कि सारी वेव्स जो हैं वो पहले ही डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी, कुछ नेगेटिव वेव्स भी होगी। तो इस वीडियो में तो आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो जो फर्स्ट वेव थी वो रिट्रीटिंग वेव थी आपकी, समुद्र खाली हो गया आपका पूरा ये इलाके में। और उसके बाद सुनामी आई और उसने इनंडेट किया एरिया को पूरा, और ये वापस गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी-कभी नेगेटिव वेव के कारण जो है काफ़ी एरिया जो समुद्र का है, जो समुद्री इलाके का है करके यहाँ पे ये पूरा खाली हो जाएगा। और कुछ हादसे भी हुए हैं इस तरह की सुनामी में। जापान में भी हुआ है कि जब नेगेटिव वेव आई, समुद्र खाली हो गया और काफ़ी दूर तक, किलोमीटर्स तक ये खाली हुआ, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो लोग जो हैं वो अंदर की ओर गए, और जब सुनामी आई तो वो सारे लोग मारे गए। तो ये होता है हश्र आपका जब नेगेटिव वेव का आता है करके। सो वेव हाइट आपका मेजर करना, सुनामी हाइट बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आफ्टर एवरी सुनामी। अब आता है इसका एनर्जी का जो है, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ सुनामी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द गिवन इक्वेशन। अब इसमें क्या-क्या है, इसका आपका जो है ई तो आपका एनर्जी है, टोटल एनर्जी हम लोग ले रहे हैं करके, और ये एम्पिरिकल रिलेशन है करके इसमें।
और जो इसमें रो है ये डेंसिटी ऑफ वाटर है आपका, और जी है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आपका। और उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि एच जो है एज्यूम्ड हाइट अगर आप लेते हैं करके, अगर आपको हाइट पता है कि एवरेज हाइट कितना है, तो उसके बेसिस पे आप इसको एच को ले सकते हैं। और ए जो है सुनामी जनरेटेड एरिया, कितना पूरा एरिया जो था उसको वहां से जनरेट हुई है सुनामी, उसको लेंगे तो आप एनर्जी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं करके। दूसरा है वेलोसिटी, एक तो एनर्जी हो गया, दूसरा है वेलोसिटी का आपका। और वेलोसिटी में आपका अगेन जी भी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, डेप्थ इन मीटर है। डेप्थ आपका जो है वो ये है आपका, जो आपका सबडक्शन जोन से ऊपर जो भी आपका पानी का हिस्सा है वो आपकी डेप्थ हो गई आपकी। और ये वहां पे जो हम लोग कह रहे थे हाइट भी जो है वो यही है आपकी। तो अगर आपको ये पता है और सी इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड आपको मिलेगा करके, तो आपको ये तो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। और अगर आपके पास डी है तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपका डेप्थ जो था वो करीब 4600 मीटर्स का है, ओशन डेप्थ ले लो आप करके, तो इससे आपको ये मिल जाएगा आपका। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इसकी वेलोसिटी है ये करीब करीब आपकी 763 किलोमीटर पर आवर की थी, और जिसमें डेप्थ जो है अगर 100 मीटर का है तो आपकी वेलोसिटी कम है करके। तो ये चीजें जो हैं हम लोग पता लगा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये दो इलाके जो हैं ऐसे, यहाँ से पूरा लेके ये पूरा पैसिफिक एरिया है, ये काफी खतरनाक एरिया है जिसमें बड़ी सुनामी और बड़े भूकंपों का ऑब्जर्वेशन है, और पहले भी आ रखा है यहाँ पे। और 2004 था वो ये था आपका, ये वाला हिस्सा था पूरा। तो 2004 में मैग्नीट्यूड जो कहा गया वो 9.3 का, 9.2 भी कुछ लोग कहते हैं करके। तो सबसे बड़ा जो था वो आपका 9.5 का था, 1960 का चिलियन अर्थक्वेक, अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप जो नापा गया है इस धरती पे। तो ये जो था ये छोटा नहीं था। और फिर इस इलाके में आया आपका 2011 का, ये भी आपका 9.1 के आसपास का था, तोहोकू अर्थक्वेक था करके। ये कुछ लिस्ट हैं अर्थक्वेक्स के जो कि बड़े अर्थक्वेक्स आए और उसने सुनामी भी पैदा की, उसके बारे में है। और हमारा 2004 का इसमें है करके। और कुछ जो अर्थक्वेक्स हैं जैसे 2018 का है इसमें, तो 2018 में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ये इंडोनेशिया के आसपास। ये कराकटाव वॉल्केनिक इरप्शन था, ये पहले भी एक भूकंप इसने पैदा किया है। और ये था करीब, मेरे ख्याल से ये वाला था कराकटाव ग्रेट अर्थक्वेक ऑफ 1883 इंडोनेशिया में। तो ये, और ये इसका बच्चा कहते हैं अनक जो है इसका, सन ऑफ कराकटाव वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये भी कराकटाव जो था ये वॉल्केनिक इरप्शन के कारण 1883 में आया था, और वहीं पे आपका 2018 में भी आया आपका। और उससे पहले 2018 में पालू सुनामी भी है जो कि इंडोनेशिया की है, और 2004 जो हम लोग कहते हैं इंडियन ओशन सुनामी। अब चिलियन अर्थक्वेक की बात करें ना, 1960 की जो, जिसमें सबसे भयंकर सुनामी देखी गई थी, काफी नुकसान हुआ था। और ये भी हम लोग कह रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 50-60 वर्ष पहले की बात है, तब ये हुआ था करके। और यहाँ पे सुनामी जो आई उसका असर जो है ना ही सिर्फ अमेरिकन कोस्ट में हुआ, बल्कि जापानीज कोस्ट और आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और इसी में भी हुआ। और ये इसका जो है वो दिखाया गया, इसकी हाइट जो है
ये डिफरेंट कलर्स में दिखाई है कि इसकी हाइट काफ़ी, इस एरिया में तो काफ़ी हाई रही, ग्रेटर देन 3 मीटर्स की इसकी हाइट थी। अब लार्जेस्ट सबडक्शन अर्थक्वेक ऑफ मई 22 1960, और हम लोग देखते हैं सेकेंड लार्जेस्ट, ये हमारे हिसाब से तो 9.3 वाला जो सेकेंड लार्जेस्ट था अभी तक का जो देखा गया है, 2004 का सुमत्रा वाला अर्थक्वेक। तो एक ही इस इलाके में हुआ था, दूसरा यहाँ पे हुआ आपका। अब आते हैं 1960 वाले पे, 1960 वाले पे। अब इसमें दिखाया गया है आपका कि ये पोर्शन पे आपका रप्चर हुआ और इससे सुनामी जनरेट हुई, और ये एरिया है आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है और नस्का प्लेट है, ये सबडक्शन जोन है आपका। और ये जो लाइंस दिखाई गई हैं, कंटूर्स हैं ये सारे, ये ट्रैवल टाइम है इसका। उसका मोटा मोटा जो है ये 22 घंटे लगे इसको, 20 से 22 घंटे लगे इसको जापान कोस्ट को और फिलिपाइन कोस्ट पे पहुंचने में। तो काफी समय था। और इसी तरह से जो दूसरी कोस्ट है आपकी, जो आपका नॉर्थ अमेरिका का है, वहां पे भी आपका समय जो है वो 14 घंटे और इस तरह का लगा करके। तो अगर हमें इसकी समझ है, अगर अब तो हमारे पास जो इस तरह के यंत्र हैं कि तुरंत पता लगा जा सकता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है और कितने समय में कहाँ तक ये पहुंचेगी और क्या वहां पे इफेक्ट क्या होगा इसका, इसकी वेव हाइट क्या रहेगी। तो ये भी हम लोग पता करके वार्निंग इश्यू कर सकते हैं करके, ताकि आप उस इलाकों में इवैक्यूएशन कर सकें, लोगों को बचा सकें। और यही चीज जो थी, ये हमारे 2004 में इसकी समझ ना होने के कारण हम लोग काफी लोगों को ईस्ट कोस्ट में जो है हमारा इंडियन का ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वहां पे लोगों को नहीं बचा पाए, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास था ही नहीं तब। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे आपकी खतरनाक और बड़ी सुनामीज, हम लोग जिसको कहते हैं मेगा सुनामीज जो हैं वो जनरेट हुई हैं, और इसका काफी असर रहा समुद्री इलाकों पे। तो ये कुछ पार्ट है जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये 1960 चिलियन अर्थक्वेक का है, जहाँ पे हमने फॉर्चुनेटली हम लोग का एक टीम थी, वो हमने सर्वे भी किया, उस टीम का हम पार्ट थे। तो उसके कुछ सिग्नेचर्स हैं वो हम लोग आपको आपके साथ शेयर करेंगे इसमें। तो 1960 Chilean earthquake ruptured a fault zone along which a slab of sea floor is descending, जो कि सबडक कर रहा है beneath the South American continent. Such subduction zones are formed where two tectonic plates that makes up Earth's outer shell meets. जो एक कॉन्टैक्ट बनाता है, मतलब आपका ये कह ले कि एक प्लेट नीचे जा रही है, नस्का प्लेट, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है और ये नस्का प्लेट है आपकी, और ये आपका वाटर कॉलम यहाँ से इसके ऊपर है करके। तो ये आपका सबडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और इस इलाके में आपके पास यहाँ पे पहाड़ भी हैं, वॉल्केनोज भी हैं करके, बिकॉज ये ओशनिक प्लेट है आपकी और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। आगे बढ़ते हैं। सो अर्थक्वेक अकर्ड व्हेन फॉल्ट रप्चर्ड सडनली रिलीज द बिल्ट अप एनर्जी, जो हम लोग बात कर रहे थे कि लॉक्ड पोर्शन है वो स्लिप करता है। तो ये लॉक्ड पोर्शन है आपका, ये स्टक हो रखा है, मतलब ये लॉक पोर्शन है, और ये जब लॉक पोर्शन, ये पोर्शन को नीचे खींचता रहता है, तो कहीं पे अपलिफ्ट भी हो सकता है, कहीं पे सबसाइड भी हो सकता है। तो ये इसकी पहले की टोपोग्राफी थी, ये वाली। ये लेकिन जब आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है तब की टोपोग्राफी बन रही है आपकी। तो कुछ इलाके में द लैंड
will subside or land will get or will get uplifted. और ये स्लो प्रोसेस है. तो जैसे मैं कह रहा था कि एक वीडियो में, और वो कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे जीपीएस स्टेशंस हैं, तो जीपीएस स्टेशन हमको बता देंगे कि ये एरिया ऊपर उठ रहा है करके समय रहते, क्योंकि इसका अंतराल जो होगा वो 200 से 400 वर्ष भी हो सकता है, इंटरवल. तो उस दौरान हमको अंदाजा आ जाएगा कि इस इलाके में भूकंप आएगा, नेक्स्ट अर्थक्वेक आएगा और वहां पे सुनामी आएगी. तो जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा आपकी बड़ा एनर्जी बड़ा स्लिप होगा और एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी. सो फाइनली जब ये स्टक पोर्शन, जो लॉक्ड पोर्शन था आपका, ये लॉक्ड पोर्शन जब स्लिप हुआ तो ये अर्थक्वेक जनरेट करेगा आपका. एंड the energy which was stored was released suddenly actually. और इसकी वजह से आपका ये वाटर कॉलम डिस्टर्ब हुआ और ये सुनामी आपकी जनरेट करेगा. अब एक चीज और भी यहाँ पे आप देखें कि जो एरिया उठा था यहाँ पे, जो कि पोर्शन ये जो था ये अपलिफ्ट हुआ, यहाँ पे ये सबसाइड हो गया. तो इसको हम लोग कहते हैं लैंड लेवल चेंज. और ये लैंड लेवल चेंज हमको 2004 में, जिसमें हम लोग सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक में जो हुआ वो हमने रिकॉर्ड किया है. इसको ये लैंड लेवल चेंज देखा गया था, लेकिन जो ये वाला प्रोसेस था ये हम लोग नहीं देख पाए कि पहले क्या हुआ था, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं था और ना ही इस पे किसी ने ध्यान दिया. तो कुछ जीपीएस स्टेशंस वहां पे लगाए गए थे अंडमान में, लेकिन नेटवर्क डेंस नहीं था इतना. तो कुछ रिसर्च जो हुई और जो रिपोर्ट्स आई और पर्चे छपे साइंटिफिक जर्नल्स में, उन्होंने बताया कि पहले क्या रहा और उसके बाद जब भूकंप आया तब क्या, लेकिन कितने वर्षों से चल रहा था इसका अंदाजा नहीं लगा पाए हम लोग. तो ये जैसे हम लोग कह रहे थे कि भैया आपका डिस्टेंस जो है ट्रैवल करती है सुनामी, उस समय लेती है करके, तो उसका अंदाजा अगर हमको लग जाता है तो हम लोग जो इवैक्यूएशन है वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं. ये पार्ट है जो कि आपका 1960 का है. हम लोग ने इस एरिया में सर्वे किया था, जिसको यहाँ तो मौलीन कहते हैं, वहां पे ये लोग कहते हैं मौजीन. इसका ये एरिया का नाम है लोकेशन का. तो जब वेव आई यहाँ पे, तो फर्स्ट वेव जो था, ये ब्रिज टेकन आउट बाय द फर्स्ट वेव. यहाँ पे एक ये चैनल था इसका, इसमें यहाँ पे ये ब्रिज था, इसको उड़ा दिया गया, उड़ गया, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, फर्स्ट वेव ने जो करके. ये दृश्य था वहां पे, जो समुद्री तट के जो इलाके थे, जहाँ पे घर थे, गांव थे, वो उसमें ये तरह का हालत था करके. ये कुछ तस्वीर है वहां की, जिस एरिया में हमने काम किया था ये पहले. तो ये पूरा एरिया जो था ये बेसिकली एग्रीकल्चरल फील्ड्स थी, और यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं कि गाय भैंसों को चराने वाला एरिया था करके, और काफी लोग यहाँ पे बसे हुए थे उस समय.
तो आप घर भी देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ पेड़ हैं यहाँ पे करके। लेकिन बाद में क्या हुआ, पेड़ ही बचे, बाकी सब खत्म हो गए करके। फिर से इसको कंपेयर करिए आप, देखिए करके, तो ये यही वाला इलाका है, जो जो नदी है वो यही वाली नदी है जिसके आसपास के इलाके पूरे डिस्टर्ब हुए थे। तो ये आपके पहले का है और ये बाद का एरिया, पूरा एरिया सुनामी की चपेट में आ गया और पूरा एरिया को साफ कर गया। और यहाँ पे एरिया में सब्सिडेंस भी हुआ था, और उसको हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक सब्सिडेंस, जो हम उसमें कार्टून में दिखा रहे थे कि पहले अपलिफ्ट हो रहा है फिर सबसाइड हो गया एरिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेव था आपका, विड्रॉइंग थ्रू रिमेनिंग प्रियर, सेकेंड वाले में देखिए, इसको आपका यहाँ पे जो घर था उसको वो उड़ा गया आपका घर के। और ये ज़्यादा इसमें टाइम में आप देखेंगे कि उसी समय का है, ज़्यादा अंतर नहीं है इतना समय में। ओके, अब ये वाला जो है ये आपका जापान का है। तो जापान में लोगों को इस बारे का पता है कि सुनामी वेव्स और सुनामी क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कॉमन है और ये काफ़ी आती रहती हैं, तो इसलिए उनको अंदाज़ा है, लोगों को समझ भी है करके। और इन लोगों ने इवैक्यूएशन पॉइंट्स भी बना रखे हैं। जगह जगह पे ये देखा गया है कि पुरानी सुनामीज में इनंडेशन कितना था, रन अप कितना था, उसके बेसिस पे कुछ इलाके बना के रखे हुए हैं जहाँ पे ये बताते हैं, डायरेक्ट डायरेक्शंस दे रखी हैं रोड पे, घरों के पास, कि आपको कहाँ जाना है, नियरेस्ट पॉइंट से आप कितना ऊपर चले जाएं। अमेरिका में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने एक छोटी सी कार्टून मूवी भी बनाई है जिसका टाइटल ही है रन ऑन हाई ग्राउंड्स, कि आप जो है वो ऊंचे इलाके हैं उस पे चले जाइए करके। तो शेल्टर हाउसेस भी कहीं पे बना के रखे हैं। लेकिन ये है 1960 का, जब जापान में मियाको एरिया में आपकी सुनामी का देखा गया। तो जो टाइडल गेज स्टेशंस थे उसमें कुछ देखा कि भाई अचानक से टाइडल जो हाइट है वो बढ़ रही है। अब ये दूर इलाका था, काफी हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है चिली से, तो यहाँ पे भूकंप की कंपन नहीं हुई, लेकिन पानी में, समुद्र के पानी का जो टाइडल वेव की हाइट थी वो चेंज होने में इन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि सुनामी आ रही है, यानी दूर इलाके में कहीं पे एक भूकंप आया है। और अंदाजा तो ये, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स कारगर हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि भाई इस इलाके में अर्थक्वेक आया है। दुनिया के कहीं पे भी कोई भी इलाके में आप अर्थक्वेक का पता लगा सकते हैं और उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये सुनामी है जो 1960 वाला जो उस दिन का था, वो अर्थक्वेक की वजह से, चिलियन अर्थक्वेक की वजह से ये पहुंची है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे टाइम देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे सारे लोग जो हैं ये इकट्ठा होने शुरू हुए हाई ग्राउंड्स पे, थोड़ा ऊंचा इलाका था वहां पे सारे लोग इकट्ठे हुए। ये अब 4:45, ये 4:40, 5 मिनट के अंतराल में आप देखिए कि क्या हालत हुई है करके। ये घर वही है आपका जो पिछले उसमें भी दिख रहा है, ये वाला। अब ये आपका पानी आना शुरू हुआ, तो ये सारे जो ऊपर बैठ लोग थे ये आपके ऊपर आ गए और ये लोग बच गए। और इसी तरह से यहाँ पे नुकसान इतना ज्यादा नहीं हुआ, लोग नहीं मरे, नुकसान तो डेफिनेटली हुआ क्योंकि वेव्स तो जो आई उसने, पानी ने काफी घरों को नुकसान पहुंचाया करके। अब आते हैं फिर से चिली पे, जो हम लोग बता रहे थे कि जो एक जो माउजीन एरिया है वहां पे हम लोग ने जो काम किया, ये वहां की तस्वीर है। और ये वुड लॉग्स आप देख रहे हैं, ये जेटी थी जो कि आपकी ये ऊपर रहती थी, लेकिन अब ये पानी में बैठती हैं करके जाके। ये जेटी वाला इलाका है, जेटी के जो पाथवे था उसका है एरिया। तो ये जब हाई टाइड आती है आपकी यहाँ पे तो ये पानी में चला जाता है। हालांकि पहले ये
ऐसा नहीं हुआ करता था। और इसका अगर लैंडस्केप देखें, तो जो इलाके में पेड़ काफ़ी अच्छे से उगते थे, वो डेड हो चुके हैं, मर गए हैं, बिकॉज़ वो इलाका जो है, ये पानी में डूब जाता है, क्योंकि एरिया जो है सबसाइड हो गया, नीचे चला गया। सी लेवल चेंज नहीं हुआ, सी लेवल से ये बिकॉज़ भूकंप की वजह से ये नीचे चला गया। तो ये डेड ट्रीज़ जो हैं, ये भी आपका, और डेड फॉरेस्ट हम लोग कहते हैं इसको, ये भी एक इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो है, जो भूकंप के कारण और सुनामी के कारण आपका ये पूरा फॉरेस्ट था, जंगल था, वो पूरा खत्म हो गया। और जिस इलाके में जो लोग अपने भैंसों को और एनिमल्स को चराते थे, वहाँ पे अब आपके पास जो है वो इलाका पूरा पानी में बैठा हुआ है। तो इस पे और चर्चा करेंगे, चिली पे और दूसरे अंडमान वाले अर्थक्वेक पे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।